तो स्टूडेंट्स, आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो क्लास 10th के ज्योग्राफी का चैप्टर 1 है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी रिसोर्सेज क्या होती हैं। ठीक है, व्हाट आर द रिसोर्सेज। तो यहाँ पर देखिए रिसोर्सेज क्या होती है, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, एवरीथिंग अवेलेबल इन अवर एनवायरनमेंट, यानी कि जो कुछ भी मतलब सब कुछ जो भी अवेलेबल है हमारे एनवायरनमेंट में, जो भी हमें नेचर से मिला है वो हमें क्या कर रहा है, विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई, हम उसका यूज़ करके अपनी नीड्स को क्या कर रहे हैं, वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है। इट इज़ टेक्नोलॉजिकली accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resources। ठीक है, हाँ, दैट मीन्स यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट में हमारे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो हमारी सेटिस्फाई करते हैं नीड को। अब नीड को कैसे, 3 टर्म में देखिए, यहाँ पे आपके पास कोई गुड है, ठीक है, रिसोर्स, गुड नहीं, रिसोर्सेज की बात करेंगे हम यहाँ पे, सॉरी। तो देखिए रिसोर्सेज आपके पास, आपको पता है कि राजस्थान में विंड एंड सोलर एनर्जी बहुत है, बट आपके पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है उसको इस्तेमाल करने की। ठीक है, आपके पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है तो आप कैसे यूज़ करोगे उस है ना। रिसोर्सेज तो आपको बहुत अच्छे मिले हुए हैं। उसके दूसरे एग्जांपल देखते हैं, इकोनॉमिकली भी आप देखिए कि आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वो आपको कुछ अर्निंग ही नहीं दे रहे, यानी कि प्रॉफिट ही नहीं हो रहा आपको। तो क्या ऐसे रिसोर्सेज का बेनिफिट है? कैसे कि आप एक जगह पे बहुत ज़्यादा गोल्ड है, ठीक है, आप वहाँ ना माइनिंग करके आप कहीं और माइनिंग कर रहे हैं, और वहाँ से आपने बहुत ज़्यादा माइनिंग करी और वहाँ से आपको क्या मिला, लाइक थोड़ा सा सोना मिला, जिससे आपने जितना खर्चा किया उतना तो आपको प्रॉफिट भी अर्न नहीं हुआ। रिसोर्सेज है, गोल्ड भी हमें क्या है, एक रिसोर्सेज है, ठीक है, फ्यूल्स आप कर रहे हो वो भी हमारे लिए एक रिसोर्सेज है। तो उसमें जब हमें प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो हमारा इतना ज़्यादा खुद वहाँ पे माइनिंग करना, ठीक है, ये तो एक वेस्टेज ऑफ टाइम भी हो गया, है ना। तो इकोनॉमिकली भी वो हमें क्या करना चाहिए, हमारी नीड को पूरा करना चाहिए, हमारे जो नीड्स हैं उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज आपको डिफरेंट वेज में क्लासीफाई किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, on the basis of exhaustibility, on the basis of ownership, on the basis of status of development। तो यहाँ पे सबसे पहले आपकी बुक में भी इस तरीके का एक टेबल दिया गया है ना, कि रिसोर्सेज, आपको पता है कि 2 टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि हमें नेचर से मिलते हैं, बट ह्यूमन रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि हमें कहाँ, किससे मिलते हैं, ह्यूमन से मिलते हैं, ठीक है, नेचर से प्रोवाइड नहीं होते, ह्यूमन मैन मेड होते हैं, हमने बनाए होते हैं, जैसे फ़ैन हो गया, एसी, कूलर, बस, रोड, तो ये क्या है, ह्यूमन मैन मेड रिसोर्सेज हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज आर द डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, है ना। रिन्यूएबल भी आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फ्लो, बायोलॉजिकल भी आपको 2 पार्ट्स में है, नेचुरल एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये पूरा हम आगे अच्छे से इसको स्टडी करेंगे। तो फर्स्टली हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में आपके 2 टाइप्स के आएंगे, बायोटिक और एबायोटिक, ठीक है। बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, जिसमें लाइफ होती है, ठीक है, ऐसे रिसोर्सेज जिनकी लाइफ होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग एज रिसोर्सेज हैं, हम भी रिसोर्सेज हैं एक तरीके से। तो ये हमारी लाइफ है, हम जीते हैं, हम सांस लेते हैं,
ठीक है, फ्लोरा हो गया, फिशरीज, लाइफ स्टॉक एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है बायोटिक रिसोर्सेज का। तो एक सिंपल वे में यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हैं, दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम द बायोस्फीयर, हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा एंड फौना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक एक्सेट्रा। नाउ एबायोटिक रिसोर्सेज, अभी हमने बायोटिक पढ़ा, ऐसे रिसोर्सेज जिसमें लाइफ होती है। तो एबायोटिक क्या होगा, जिसमें लाइफ नहीं होती, नॉन लिविंग थिंग्स, है ना। फॉर एग्जाम्पल, जिसे हम नॉन लिविंग थिंग्स भी कह सकते हैं। लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स पढ़ा होगा आपने क्लास 6, 7, 8 में, है ना। तो बायोटिक इज़ लिविंग थिंग और एबायोटिक इज़ कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग। जैसे मेटल्स हो गए, ठीक है, रॉक्स हो गए, स्टोन हो गए, क्या ये सांस लेते हैं? नहीं। तो ये हमारे कौन से रिसोर्सेज हो गए? एबायोटिक रिसोर्सेज। तो एबायोटिक रिसोर्सेज की यहाँ पे एक सिंपल डेफिनेशन दी गई है, ऑल दोज थिंग्स विच आर द कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, रॉक्स, मेटल, स्टोन, ठीक है, etc. Now the next one in on the basis of exhaustibility. On the basis of exhaustibility, टू टाइप्स के हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिसको हम दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं, बना सकते हैं, वो ख़त्म नहीं होती है। जैसे विंड एनर्जी, ठीक है। अब जो सन रेज, सूरज की रोशनी से, ठीक है, सोलर एनर्जी हम बना सकते हैं दोबारा से, क्योंकि मॉर्निंग, आज सूरज है तो कल भी मॉर्निंग में होगा। अब आप ये मत कहना कि मैम कल बारिश होगी तो सूरज नहीं है, तो कल बारिश होगी, परसों तो बारिश नहीं होगी ना बेटा, बट हम उसको क्या कहें, दोबारा रिन्यू कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इस तरीके से बोलते हैं, तो ये उनके लिए था। बाकी देखिए, रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यू और reproduced by physical, chemical or mechanical process are known as renewable resources. For example, solar and wind energy, water, forest and wildlife, etc. ठीक है। Now the next is नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम दोबारा से रिन्यू नहीं कर सकते, बना नहीं सकते। आपने अगर उनको एक बार यूज़ कर लिया तो आप वो धुआं बन के उड़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉसिल फ्यूल। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज़ फॉसिल फ्यूल। अगर आपने पेट्रोल अगर आपने यूज़ कर लिया तो आप दोबारा से पेट्रोल नहीं बना सकते। ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिसको बनाने के लिए, बनने में हज़ारों करोड़ों साल लग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन देखिए, दीज अकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। Minerals and fossil fuel are the example of such as resources. These resources take millions of years in their deformation. Some of the resources like metal and recyclable, and some like fossil fuel cannot be recycled and get exhausted with their use. Clear my point? Now next is on the basis of ownership. On the basis of ownership, firstly individual resources. तो ये कैसे resources होते हैं जिसमें these are also owned privately by individual. In village there are the people with the land ownership. Urban people own plot, houses and other properties. That means यहाँ पे आपके खुद के वो resources होते हैं, ठीक है। कैसे रिसोर्सेज होते हैं, वो आपके अपने रिसोर्सेज होते हैं, प्राइवेट रिसोर्सेज होते हैं। जैसे कि पॉन्ड्स हो गया, वाटर, विंड वेल। आप एक गांव में रहते हो, एक विलेज में रहते हो, आपने अपना एक कुआं खोदा जिसमें पानी है,
ठीक है, वेल लगाया आपने, तो वो आपका एक प्राइवेट रिसोर्स हो गया। नाउ द नेक्स्ट इज़ कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। जो कम्युनिटी की पर्पस के लिए रिसोर्सेज बनाए जाते हैं, जैसे पब्लिक पार्क हो गया, ठीक है, पब्लिक पार्क में आप भी जा सकते हो, मैं भी जा सकती हूँ। लेकिन अगर मैंने अपने घर में पार्क बनाया तो आप मेरे घर के पार्क में नहीं आओगे, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका इंडिविजुअल रिसोर्सेज। और कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिसमें क्या होते हैं, कम्युनिटी के लिए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज, अगर हम यहाँ पे नेशनल रिसोर्सेज की बात करें तो ये किसके लिए होते हैं, प्राइवेट भी और पब्लिक भी होते हैं, ठीक है। टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन, द कंट्री हैज़ लीगल द पावर टू एक्वायर द इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ पब्लिक गुड्स, all the minerals, water resources, forests, wildlife, land with the political boundaries and ocean areas up to 12 nautical miles from the coast resources therein belong to the nation. Now next is international. तो international resources क्या होते हैं, these are the international resources institutions which regulate the some resources। देखो आपके जो international resources होते हैं, तो यहाँ पे हम इंटरनेशनली, अगर आपके पास कोई रिसोर्सेज है, आपको पता है, और आप उसका, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, रिसोर्सेज लोगों की ग्रीड बन चुकी, नीड ना होके ग्रीड बन चुकी है, तो हम रिसोर्सेज का क्या करते हैं, जो इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं, अगर इंडिया में आपको कोई माइनिंग है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस आपके अच्छे नहीं हैं, ठीक है, तो आप कैसे उसको ग्रो कर पाओगे। जैसे कि आपने अफ्रीका का सुना होगा, अफ्रीका के पास लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज थे, ठीक है, बहुत सारे रिसोर्सेज थे, बट वो ग्रो नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, अच्छे इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, तभी तो वो ग्रोथ नहीं कर पाया इकोनॉमिकली। लेकिन ब्राज़ील जो है आपका, ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन में आपके काफ़ी रिसोर्सेज तो थे ही नहीं, बट वो इकोनॉमिकली बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग थे, उनके पास टेक्नोलॉजी थी, इसलिए वो ग्रो कर पाए, ठीक है। तो ब्रिटेन में आपने देखा होगा कि काफ़ी अच्छे वो उन्होंने ग्रो किया। उनकी क्या है, थोड़ा सा लैंड, हरियाणा जितना उनके पास लैंड था, चारों तरफ से सी है, ठीक है, वो भी कैसा, सॉल्टी वाटर ओशन सी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज जिसमें हमारी टेक्नोलॉजी भी अच्छी होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशन भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है, उसे हम बोलेंगे इंटरनेशनल रिसोर्सेज। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ये हम कल पढ़ेंगे, अभी आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और आप चाहते हैं कि मैं इसके आगे वीडियो बनाऊं तो कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।